Hello everyone, welcome to Defense Forces Academy. My name is Shubham Katyar और आज के वीडियो में we are going to discuss about the theory of basic structure given by the Honorable Supreme Court, the case of Keshwananda Bharti versus State of Kerala in 1973. So basic structure का जो पूरा डॉक्ट्राइन है एक्चुअली में ये एक जुडिशियल इनोवेशन है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की थी in the year 1973 when there was a challenge to the constitutional authority of the courts as well as the supremacy of the constitution. तो दोनों ही चीज़ों को लेके ये थ्योरी इनंसिएट की थी सुप्रीम कोर्ट ने. हमारे कोर्स के पर्सपेक्टिव से ये वैसे तो पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही है बट ये इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज वेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार ये क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर एंड sometimes this basic structure doctrine is also been asked in different sets of interviews and all, so that is why it is part of our curriculum especially for the UPSC examinations. So अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपको इसमें याद रखनी है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो थी वो केशवानंद भारती के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखी है. नाउ केशवानंद भारती का जो केस है इट हैपेंड इन 1973, जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड इन 1973 और ये हमारे जुडिशियल हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का या मॉडर्न इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट केस है एंड दिस judgment was written by a 13 judges bench. And the one thing you must remember that these number of judges, I mean the 13 judges bench is the highest number of judges ever pronounced a judgment. तो दो तरीके के questions आ सकते हैं. Either they can ask in which case theory of basic structure was given by the Supreme Court. The answer is Keshwananda Bharti versus State of Kerala. And the other question will be the number of judges who pronounced the judgment. So the Keshwananda Bharti case was a 13 judges bench. So it is the highest bench ever presided in the Supreme Court to pronounce a judgment in any particular case. So अब अगर हम बात करें इसकी तो केशवानंद भारती केस या फिर में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया ये बेसिकली एक डिबेट है जिस डिबेट को 1973 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने एंड तक ले गए और ये डिबेट है अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और the powers of the amendment of the constitution, powers of the parliament to amend the constitution और उसी पे related ये debate है. See, when the constitution was implemented in 1950, 26 January 1950, all of its provisions came into force और उसमें एक बहुत important चीज़ आपको याद रखनी है कि there is article 30. जब हम fundamental rights की बात करते हैं so fundamental rights का जो part यानी कि chapter है that is part 3 of the constitution, it starts from article 12 and runs till article 35. article 12 से लेकर article 35 तक आपका fundamental rights का chapter है. अभी हमने जो rights पढ़े हैं last कुछ classes में वो आपके rights वो rights हैं जो article 14 से article 32 के बीच में जी exact rights दिए हुए हैं. These are the set of rights which are given between article 14 to article 32. article 12, article 30, for that matter 33, 34, 35 ये इन राइट्स के लिए सपोर्टिंग आर्टिकल्स हैं, इनेबलिंग प्रोविजंस हैं जो सर्टेन डेफिनेशंस या सर्टेन कंडीशंस के बारे में बताते हैं. जैसे आर्टिकल 33, 34, 35 अलग-अलग इंस्टेंसेस में फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, क्या उनका इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें बताते हैं. जैसे आर्टिकल 33 आर्म फोर्सेस के केस में फंडामेंटल राइट्स के इशू को डिफाइन करता है, 34 मार्शल लॉज के केस में या 35 पावर देता है पार्लियामेंट को टू इंप्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स. उसी तरीके से आर्टिकल 12 जो है आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट का डेफिनेशन बताता है. आर्टिकल 12 डिफाइंस द एक्सप्रेशन स्टेट व्हेनेवर इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. जैसे आपने जो फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उसमें बहुत बार हमने एक स्टेट एक्सप्रेशन स्टेट का इस्तेमाल किया है. That state shall not discriminate, state shall provide free and compulsory education to all children up to the age of 14. No person shall be deprived of his life and liberty except according to the procedure established by law, and that law is being established by the state. तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन जो फंडामेंटल राइट्स में बार बार आता है वो होता है स्टेट. So that state has been defined in article 12 that in the context of fundamental rights हम स्टेट किस एक्सप्रेशन में स्टेट के एक्सप्रेशन में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे. तो उस स्टेट के एक्सप्रेशन में योर पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, local government bodies like municipalities,
panchayats, all government organizations, government associations, and any other government body which is working for the government, or any body which is working for the government on his behalf, वो state की definition में आते हैं। इसके बाद जो एक आर्टिकल 13 है वो एक स्पेशल आर्टिकल है जो आपके फंडामेंटल राइट्स या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक स्पेशल स्टेटस देता है। आर्टिकल 13 एक बार लगाता है स्टेट पे, एक स्टेट पे एक प्री कंडीशन लगाता है। वो बोलता है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच इज कॉन्ट्ररी टू फंडामेंटल राइट्स। मतलब स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्ररी है या उनको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। और उसके आगे आर्टिकल 13 में ये भी बोला गया है कि व्हेन सच लॉ इज मेड देन दैट लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। पहली चीज, स्टेट कोई भी एक ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, और अगर ऐसा कोई लॉ बनाया गया है देन दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। सो ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है आर्टिकल 13 में कि फंडामेंटल राइट्स को स्टेट कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया 1950 में, इसके बाद 51 में हमारे पार्लियामेंट की तरफ से पहला अमेंडमेंट आया। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951 which some among other things also amended fundamental rights। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 31 में कुछ चेंजेस किए गए, कुछ नए क्लॉजेस जोड़े गए, कुछ नए आर्टिकल्स भी जोड़े गए, 31 कैपिटल ए कैपिटल बी। इन सारे चेंजेस को शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और उस केस में कोर्ट के सामने एक जो ऑब्जर्वेशन रखा गया पेटिशनर्स की तरफ से वो ये था कि सिंस आर्टिकल 13 bars the state or the parliament from contradicting the fundamental rights, therefore parliament has no power to amend the fundamental rights। जो ऑब्जर्वेशन रखा गया पेटिशनर्स की तरफ से, यानी कि जिन लोगों ने ये चैलेंज किया, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि सिंस आर्टिकल 13 bars the state or the parliament from making any law which is contradicting fundamental rights, you cannot make an amendment by which you can change the fundamental rights। कहने के लिए ये कहा गया कि जब आर्टिकल 13 ये बोल रहा है कि आप फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करने वाला कोई भी लॉ नहीं बना सकते, तो सर्टेनली यू कैन नॉट चेंज इट। तो एक तरीके से जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया वो ये था कि क्या पार्लियामेंट अपने अमेंडमेंट का पावर जो उसको आर्टिकल 368 में मिला हुआ है, अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज एंजॉयज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन था, कैन दैट अमेंडिंग पावर कैन बी यूज्ड to amend the fundamental rights even if article 13 says that you cannot make any law which is in contradiction to the fundamental rights। तो ये क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने 1952 में ये जजमेंट लिखा। इस जजमेंट पे उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट के पास स्पेशल पावर है आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, और जब भी पार्लियामेंट ये पावर इस्तेमाल करता है, whenever parliament uses the power to amend the constitution under article 368, then that power is not limited by article 13। जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करता है, be it in fundamental rights, then certainly it is not limited by the provision of article 13 which says that state cannot make any law which is contrary to fundamental rights। इसका रीजन पार्लियामेंट ने ये दिया कि पार्लियामेंट का जो पावर है अमेंडमेंट का आर्टिकल 368 में, that is equivalent to the power of the constituent assembly, therefore it cannot be limited by any article given in the constitution। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि पार्लियामेंट बिल्कुल अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो आर्टिकल 13 के अंडर भी वो अमेंडमेंट जब भी होंगे तब उनके ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा आर्टिकल 13 की वजह से। एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड that parliament has the power to amend the constitution including fundamental rights, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैलिड डिक्लेयर किया गया। अब ये जो लाइन ऑफ थॉट है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसका पावर है आर्टिकल 368 के अंदर। इस अमेंडमेंट की पावर को लिमिट करने के लिए ही आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया 1973 में। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोनाउंस इसलिए किया बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन empowers the high courts and the supreme court with the power of judicial review। कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर करता है that it is the duty of the supreme court and the high courts to protect the constitution as well as to declare any law which is in contravention to the constitution as unconstitutional and void। अगर कोई भी लॉ, कोई भी प्रोविजन ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है,
then it is the duty of the judiciary to declare it as unconstitutional and void. Especially this power of judicial review आप देख सकते हैं आर्टिकल 32, that is the right to constitutional remedies under which Supreme Court has the power to protect the fundamental rights against the arbitrary actions of the state. और उसके साथ साथ आर्टिकल 226 which empowers the high courts to issue writs in any case including fundamental rights. अब ये जो लाइन ऑफ थॉट था सुप्रीम कोर्ट का कि आर्टिकल 368 का यूज करके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, तो सारे आर्टिकल्स उसके अंडर आते हैं और आर्टिकल 13 का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये लाइन ऑफ थॉट 1952 के शंकरी प्रसाद केस से 1965 तक सज्जन सिंह केस तक चला। मतलब ये लाइन ऑफ थॉट यही रहा कि जब भी आर्टिकल 368 यूज करता है पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट इज नॉट लिमिटेड बाय द आर्टिकल 13 वेयर इट सेज दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चेंज्ड। ये लाइन ऑफ थॉट 1967 के गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में चेंज हुआ। एक्चुअली में गोलकनाथ केस बहुत ही फेमस केस है इंडियन जुडिशियल सेटअप का। गोलकनाथ केस जो था दैट वाज द जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय द 11 जजेस बेंच। 11 जजों की बेंच ने वो जजमेंट प्रोनाउंस किया था। दैट इज व्हाई केशवानंद भारती केस वाज अ 13 जजेस बेंच सो दैट दे कैन ओवररूल द गोलकनाथ केस। तो केस ये था कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब जुडिशियल रिव्यू के अंडर सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज हुआ तो आर्टिकल 368 को नए तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। हुआ ये कि आर्टिकल 368 जो आज आप इफ यू टुडे रीड आर्टिकल 368 उसका हेडिंग है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। ये आज का हेडिंग है। ओरिजिनल आर्टिकल 368 सेड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में इस आर्टिकल 368 को डिफाइन करते हुए डिक्लेयर किया दैट आर्टिकल 368 nowhere empowers the parliament to amend the constitution, it only dictates the procedure by which constitution can be amended. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर ये किया कि आर्टिकल 368 कहीं पे भी पार्लियामेंट को एम्पावर नहीं करता है कि आप अमेंडमेंट कीजिए, वो सिर्फ एक प्रोसीजर बताता है हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। Therefore, court further declared that Parliament cannot amend the Constitution, including fundamental rights. If any of the amendment is to be done, then Constituent Assembly must be convened. सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट का कोई पावर नहीं है अंडर आर्टिकल 368। अगर कोई अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर करना है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वीन करनी पड़ेगी पार्लियामेंट को, तब जाके ये हो सकता है। Hence, Parliament does not enjoy the amendment power under Article 368 और इसका मतलब ये है कि कोई भी काम अगर पार्लियामेंट करेगा आफ्टर द गोलकनाथ केस that will be limited by Article 13। उन्होंने बोल दिया कि आर्टिकल 368 में कहीं पे भी ये लिखा नहीं हुआ है कि ये पावर पार्लियामेंट का है। Hence, Parliament cannot amend the Constitution using Article 368. Therefore, anything done by the Parliament will be checked on the basis of Article 13. So forget about amending the fundamental rights. You cannot even amend the Constitution. If you cannot even amend the Constitution, then certainly you cannot amend the fundamental rights. Now, ये जो एक जुडिशियल ओवरटर्न था जो शंकरी प्रसाद से लेकर सज्जन सिंह केस तक कोर्ट रूल फॉलो कर रहा था, उसको गोलकनाथ केस ने ओवर रूल कर दिया। इसका रिस्पॉन्स जो था वो पार्लियामेंट ने दिया बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में जो पार्लियामेंट ने किया उसमें उन्होंने तीन चीजें की। पहला, आर्टिकल 368 का टाइटल चेंज किया। जो आज आप करंट कॉन्स्टिट्यूशन में टाइटल देखते हैं दैट इज पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। यानी कि इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट गेव इटसेल्फ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप को पार्लियामेंट ने वो पावर दी जो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि आपके पास नहीं है। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि आर्टिकल 368 में एक नया क्लॉज जोड़ा। वो क्लॉज ये बोलता था कि एनीथिंग डन अंडर आर्टिकल 368 विल नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13। जब कभी भी आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय आर्टिकल 13। पहली चीज तो आर्टिकल 368 में उन्होंने ये डिक्लेयर की। दूसरा, यही सेम चीज उन्होंने आर्टिकल 13 में भी ऐड करी। आर्टिकल 13 में भी एक नया क्लॉज जोड़ा गया, एनीथिंग डन बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 through a constitutional amendment cannot be taken under article 13। मतलब
जो भी काम पार्लियामेंट आर्टिकल 368 में कर रहा है अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसी भी तरीके से आर्टिकल 13 में अफेक्ट नहीं करेगा। तो एक तरीके से पार्लियामेंट ने अपने आप को अमेंडमेंट का पावर दिया और ये डिक्लेयर किया कि जब भी आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे तो वो कहीं से भी आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल 13 एक बैन लगाता है स्टेट के ऊपर, और वो बैन ये है कि आप फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी लॉज नहीं बना सकते। Now this very amendment was challenged in the famous case of केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1973। 1973 का ये जजमेंट है और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चैलेंज में जो ये जजमेंट आया, इसी में थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इनंशिएट किया गया। नाउ ये है क्या? पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये बोली कि द ruling of the Golaknath case is not true, it's not right, and we should overrule it and go back to the definition given by the Shankari Prasad case. So सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला that the constitutional amendment done by the parliament is perfectly valid, therefore जो 24th amendment था उसको वैलिड करार दिया गया और बोला गया कि parliament do have the power to amend the constitution under article 368 and it has the power to amend any of the constitutional provisions including fundamental rights and it can nowhere be challenged। जो आपका पार्लियामेंट है, हमारा पार्लियामेंट है, उसको जो अमेंडमेंट का पावर मिला हुआ है, वो अमेंडमेंट का पावर आर्टिकल 368 का पार्लियामेंट को ये इंपावर करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं, किसी भी शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं, किसी भी चीज को अमेंड कर सकते हैं, और वो कहीं से भी लिमिटेड नहीं है बाय आर्टिकल 13। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक राइडर लगाया। वो राइडर क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए एक थ्योरी दी, वही थ्योरी है बेसिक स्ट्रक्चर की। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लिखा दैट although parliament has the power to amend the constitution under article 368 and other various provisions, but parliament cannot destroy the basic structure of the constitution even by amendment। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया that parliament has the power to amend the constitution and they can amend any of the articles of the constitution including fundamental rights, but parliament cannot disturb the basic foundation or the basic structure of the constitution which imbibes the principles and ideas which were there when the constitution was framed for the modern India। अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ये कहीं दिया नहीं हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक थ्योरी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में डिक्लेयर किया था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का आइडिया ये है कि पार्लियामेंट को जो पावर मिला है अमेंडमेंट का, वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। Constitution provides the power to the parliament to amend the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन ये पावर कहीं से भी पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं रखता है। यानी कि आर्टिकल 14 में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ का। सुप्रीम कोर्ट बाय डिक्लेयरिंग द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रमोटेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन इंडिया। पहला, there is a rule of law that no institution, no person, nothing is above law, and second, it is nobody in India is supreme, it is the constitution which is supreme। So दो चीजें, पहला there is a rule of law in India and दूसरा that the constitution is the most supreme authority in India। इन दो चीजों को डिक्लेयर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया। वो जो प्रेजेंट प्रोपोजिशन यही है कि पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है। शर्त यह है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में वो सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स आते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है या हमारे आइडिया ऑफ इंडिया को डिफाइन करते हैं। ज्यादातर ये प्रिंसिपल्स हमारे प्रीएम्बल में दिए हुए हैं, जैसे सॉवरेन कैरेक्टर, रिपब्लिक कैरेक्टर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, equality, secular character of the state, social character of the state, free and fair elections, ये सारी चीजें आपके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आती हैं। Equality, liberty, freedom। So parliament cannot alter these principles on which this whole constitution or this whole idea of India has been made up। यही सेम चीज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के थ्रू गाइड किया जाता है। आज भी presently this basic structure doctrine is widely used whenever there is a provision in the whenever there is a law by the parliament which states that
something going to change, something is going to be changed, but that hampers the basic structure. अब पर्टिकुलर जो लॉ है या जो अमेंडमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर के को हैम्पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डिसीजन फाइनल सुप्रीम कोर्ट का होता है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा लास्ट एक 99th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 2014 में, व्हेन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज एडेड अंडर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का यूज करके बोला था दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड. रीजन दिया था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी is part of basic structure, therefore state has no role in appointment of judges. Actually में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया था. रीजन ये था कि अभी जो जजेस का सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक कोलेजियम के थ्रू होता है, दैट इज द कोलेजियम इज द ग्रुप ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. हाई कोर्ट के केस में ये कोलेजियम 3 जजेस का होता है, चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स के लिए ये कोलेजियम 5 जजेस का होता है, चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो इससे अलग हटके एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थे, एमिनेंट जूरिस्ट भी थे, एंड द गवर्नमेंट वाज आल्सो इन्वॉल्वड. सो जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी के केस में ये डिक्लेयर किया, सिंस गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट लिटिगेंट इन द कोर्ट्स, सबसे ज्यादा केस में गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व रहती है, देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि यू कैन नॉट बी अ जज ऑफ योर ओन केस. तो फिर गवर्नमेंट उन जजेस के अपॉइंटमेंट में कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकती, वो जजेस जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ही केसेस पे जजमेंट देंगे. तो ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू चेक द आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर. इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को डिफर करने के लिए भी एक अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जब आर्टिकल 368 में एक क्लॉज जोड़ा गया कि जो भी काम हम आर्टिकल 368 में करेंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. यानी कि जब भी अमेंडमेंट कोई चैलेंज होगा कोर्ट में तो वो उस पे कोर्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकता. सो 1980 में एक केस हुआ था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दैट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर दैट अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड. और वो जो आर्टिकल में नया क्लॉज जोड़ा गया था उसको हटा दिया गया. सो प्रेजेंट प्रोपोजिशन बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि वो बेसिक आइडियाज और प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, जैसे आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, सोशल कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, हमारे सोशलिस्ट आइडियाज, हमारे सेक्युलर आइडियाज, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट, हमारा इम्पार्शियल जुडिशरी, हमारा इम्पार्शियल नेचर गवर्नेंस का, इक्वालिटी फॉर ऑल, फ्रीडम ऑफ जस्टिस, फ्रीडम जस्टिस लिबर्टी, ये कुछ चीजें हैं जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. देयरफॉर पार्लियामेंट और एनी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ऑल्टर विद दीज आइडियाज. इन आइडियाज को आप ऑल्टर नहीं कर सकते. अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है, ऐसा कोई अमेंडमेंट किया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन बेसिक आइडियाज को कहीं ना कहीं ऑल्टर करने का या कहीं ना कहीं चेंज करने का ट्राई करता है, सो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे. नाउ दिस इज द थ्योरी which was given by the Supreme Court in the year 1973, और ये जो डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर का ये अभी भी वैलिड है, और हर बार इसका इस्तेमाल आप अगर करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं होता रहता है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है. पहला याद रखना है कि डॉक्ट्राइन कौन से केस में आया, दूसरा याद रखना है कितने नंबर ऑफ जजेस थे, तीसरा ये जो अमेंडमेंट मैंने आपको बताया 24th अमेंडमेंट उसको याद रखना है, दूसरा बताना है आपको आर्टिकल 13 जो एक तरीके से लिमिट करता है स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शंस को इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. और बेसिक स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है, यानी कि केशवानंद भारती केस जो है, ये यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी गवर्नमेंट का होता है उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ either in the context of fundamental rights or in the context of supremacy of the constitution. या फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें या सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है. और बेसिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही आसान है. अगेन आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है that parliament has the power to amend any of the provisions of the constitution. ऐसा कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडिंग प्रीएम्बल जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते. लेकिन शर्त यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड करेंगे.
अब बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करेगा? अल्टीमेटली द कोर्ट्स विल डिसाइड व्हाट इज द आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ये डिफाइन करेगा टाइम टू टाइम कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है क्या नहीं आता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक जनरल आइडिया अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर का रखना है तो आप अपना प्रीएम्बल याद रखिए, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो 5 वैल्यूज दिए हुए हैं, ये इसके साथ साथ सिटीजंस के लिए जो सिक्योरिटीज दी हुई हैं, चाहे वो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, इंटीग्रिटी है, इन सारी चीजों को आप कह सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं और इनको चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा आइडिया अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर का चाहिए तो फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये, और उसके साथ साथ हमारा जो पूरा गवर्नमेंट का सेटअप है, दैट वी लिव इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेयर वी हैव द कांसेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट हेल्ड इन वर्क बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये इसलिए किया गया है सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज्ड ओनली व्हेन द नीड इज देयर, और वो नीड सोसाइटी और पीपल ऑफ इंडिया पे डिपेंड करती है, ना कि पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी में है उस पे डिपेंड। In order to protect the supremacy of the constitution and in order to declare the idea कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से नहीं आता। पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, फिर पार्लियामेंट उसके बाद बना। सो इस पूरे बैलेंस को बनाए रखने के लिए ये थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिया था। सो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करेगा इस पूरी थ्योरी को समझने में। इससे रिलेटेड हैंड आउट है, मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, उनको मैं इस वीडियो के साथ ही अपलोड कर दूंगा। सो प्लीज गो थ्रू इट। ये थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको डिस्क्राइब किया जाता है, तो हम इसको इसीलिए इसके साथ पढ़ रहे हैं। और इसमें क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो 3-4 तरीके के ही क्वेश्चंस आते हैं, आइदर दे विल आस्क द केस और दे विल आस्क द जजमेंट और दे विल आस्क द थ्योरी। ये 3-4 चीजें ही वो पूछते हैं। आप इनसे रिलेटेड जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, खास करके एनडीए और सीडीएस में। सीएपीएफ में कभी-कभी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वो एसे के फॉर्मेट में हो सकता है सेकंड पार्ट में आपको लिखने के लिए दे दें। उससे रिलेटेड कुछ चीजें जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आर्टिकल आ सकता है लिखने के लिए, रूल ऑफ लॉ पे। तो कहीं पे भी जब भी रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या कहीं पे भी जुडिशियल रिव्यू या इनोवेशन की बात होती है, तो आप हर उस जगह पे ये केस और इससे जुड़ा हुआ ये जो थ्योरी है इसको कोट कर सकते हैं। इसका एक पूरा का पूरा बैकग्राउंड है जो शंकरी प्रसाद केस से शुरू होता है और फाइनली इट केम टू एन एंड इन 1973 विद केशवानंद भारती केस। इसके बाद इसको वापस से डिफाइन किया गया राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी के केस में। इसके बाद इसको दोबारा डिफाइन किया गया मिनर्वा मिल्स के केस में, और लेटेस्ट अभी जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो 2014 का केस था, उसमें भी इसको डिक्लेयर किया गया। सो समय समय पे बेसिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल और इसका डेफिनेशन आपको केसेस में मिलता है। इस वीडियोस की सीरीज में मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा आने वाले दिनों में, उसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट केसेस और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो उसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड या और जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। बट अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब समझिए, and you please understand that it is the theory or a doctrine which protects the supremacy of the constitution. It checks the arbitrary actions of the parliament. It checks the notion that parliament is supreme. Parliament is supreme only in case of law making. Parliament is not the supreme authority. It is the constitution of India which is the supreme authority of the land. जो constitution है वो supreme है, उसके अंडर ये सारे ऑर्गन्स आते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट। ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंट्री को चला रहे हैं, चाहे वो गवर्नर हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम क्यों है, इसका आंसर आपको मिलेगा आपके प्रीएम्बल का पहला लाइन, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो ये डिक्लेयर करता है दैट इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया made on behalf of the people of India for people of India, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया। यही डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया है, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन
सुप्रीम है। तो अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम क्यों है, सो यू सिंपली कोट द प्रीएम्बल। जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कोट कीजिए। उसका पहला लाइन बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और आखिरी लाइन बोलता है डू हियर बाय गिव अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग अपने भारत को इस तरीके से देखना चाहते हैं, स्वयं प्रभु, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र, हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद नागरिकों की सुरक्षा दी हुई है, न्याय की, अभिव्यक्ति की आजादी, बराबरी, भाईचारा, सारी चीजें। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ आपका प्रीएम्बल का बोलता है in our constituent assembly on this date of 26 November 1949 we do hereby enact, adopt and give to ourselves this constitution of India. So वो जो supremacy है constitution की कि every organ in India is supposed to follow the provisions of the constitution, उस supremacy को maintain करने के लिए ही ये basic structure doctrine कोर्ट की तरफ से दी गई है। इसका समय समय पे इस्तेमाल होता रहता है। इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको पढ़िए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज इनबॉक्स मी, और हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।